हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेंटर्स एडुसर प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आईआईटी एडवांस की सीरीज में आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स कवर करने वाले हैं। मेनली जो पिछले 5-7 साल के जो टॉप क्वेश्चंस रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के, उनको हमने उठाया है और उनके जरिए आपको इस लेसन की पूरी अंडरस्टैंडिंग देने की हमारी कोशिश होगी। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे से अपने नोट्स पढ़े हैं, आपको बेसिक्स की नॉलेज है। हम इन क्वेश्चंस के जरिए बस रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि हम एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट का यूज और एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो मेनली फोकस हमारा होगा क्वेश्चंस के कंसेप्ट सीख कर उसे आप एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाते हैं अपना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार आगे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ध्यान से। और ये क्वेश्चन आपके 2018 की है। और इस क्वेश्चन में है क्या ये देखते हैं। कंसीडर ए हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम with atomic number Z with a single electron in the emission spectrum of this atom, the photon emitted in the n equal to 2 to n equal to 1 transition has energy इतना higher than the photon emitted in the n equal to 3 to n equal to 2। हमसे कहा जा रहा है कि एनर्जी जो इमिशन हो रही है किस फेज में, 2 से 1 के फेज में। एनर्जी इमिशन 2 से 1 के फेज में जो हो रही है वो 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है जो एनर्जी इमिशन हो रही है 3 से 2 में। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें यही इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में गिवन है। हमें क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है। अगर इस डेटा पे हम बाकी चीजें अच्छे से पुट कर पाए तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एक बात देखिए बेटा, अगर हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम है तो हम लिख सकते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए लिख सकते हैं डेल्टा ई 2 से 1, लिख सकते हैं 13.6। हमें डेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करना है, 13.6 लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा 13.6 Z स्क्वायर। Z बिलोंग्स टू द एटॉमिक नंबर, A बिलोंग्स टू द मास नंबर। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, 2 से 1 इमिशन हो रहा है, 2 से 1। और आपने फॉर्मूला में पढ़ा होगा 1/nf का स्क्वायर फाइनल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 13.6 Z स्क्वायर, ये कितना आ गया बताइए मुझे। एलसीएम 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहां से हमारा डेटा आ गया डेल्टा ई 2 से 1 का इमिशन, ये आ गया। सर ये आ गया, ये निकाल लेते हैं सेम करके। तो डेल्टा ई 3 से 2 इमिशन में जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 13.6। रुकिए, पेन का कलर हम चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे आपको। जेड स्क्वायर और यहां पे फाइनल क्या होगा फिर बताइए। 3 से 2 पहुंच रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से अगर डेटा हम सॉल्व करेंगे तो 13.6 Z स्क्वायर, एलसीएम हो गया 36, 9 माइनस 4 5। समझ में आ रही है बात। अब इस चीज को हम यहां पुट कर सकते हैं तो यहां से हमारे पास डेटा जो निकल के आ रहा है 13.6 Z स्क्वायर। अगर हम देखें तो 3/4 और यहां से आ रहा है 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इसकी वैल्यू आई है 13.6 Z स्क्वायर 5/36 आ रही है बेटा। अब मुझे एक काम करने दीजिए, इस पूरे को एक तरफ ले आते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो 13.6 Z स्क्वायर इज द कॉमन वैल्यू एंड 3/4 माइनस 5/36 और यहां पे हो जाएगी 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे आगे बढ़िए आप थोड़ा सा। अब तो बस एनालिटिक्स है, इसको सॉल्व करिएगा, आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, फिर आपको मैं बता देता हूं। यहां से अगर आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आ जाएगी 36 और 9 टाइम्स में ये 27 माइनस 5 इक्वल टू 74.8। इस डेटा को सॉल्व करिएगा तो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो होगी 74.8 मल्टीप्लाई 36 ऊपर चला जाएगा बच्चों और नीचे आ जाएगा 22 और यहां से 13.6 आ जाएगी। अब इस पूरे डेटा को आप सॉल्व करिएगा तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 के अप्रॉक्स आएगी
अगर 9 आ रही है तो z की वैल्यू जो अप्रोच करेगी वो आ जाएगी z इक्वल टू ±3। लेकिन बताइए क्या एटॉमिक नंबर कभी माइनस में हो सकता है? क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी चीज का नंबर ऑफ प्रोटॉन निगेटिव हो सकता है? नहीं। तो इस डेटा में हम माइनस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और z की वैल्यू +3 आंसर आएगी। तो हमारे z की वैल्यू हमसे पूछी गई थी जिसकी वैल्यू आती है z इक्वल टू +3। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन है ये एडवांस 2017 में आया है और देखते हैं ये क्वेश्चन कहां से आया है और कैसे कैसे करके है, थोड़ा पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑर्बिट विथ क्वांटम नंबर nf, क्वांटम नंबर nf कोई nf क्वांटम नंबर है, फाइनल क्वांटम नंबर है, टू अनदर क्वांटम नंबर। यहां पे एक डेटा छूट गया है, यहां ni होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई हाइयर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आया है। हाइयर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर nf है और लोअर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर ni है। vi एंड vf आर रेस्पेक्टिवली द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और हमें ये गिवन है बेटा, vi पोटेंशियल एनर्जी ऑफ I और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ F, इसकी वैल्यू 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अच्छा, बस एक नंबर गिवन है, ऑफ कोर्स रेशियो क्वांटिटी की यूनिट नहीं होगी, ठीक। और हमसे पूछा गया है देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल NF इज, NF की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ा है, आइए 1 सेकेंड मेरे साथ रिवीजन करिए। आपको याद होगा कि En एनर्जी इन द nth ऑर्बिट जब आप लिखते थे तो आप लिखते हैं z²/n², और पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है। क्या ये डेटा आपको याद है? ऑफ कोर्स आपको याद होगा, आपकी तैयारी इस लायक जरूर होगी। अगर आपको ये डेटा याद है तो हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, अगर वो एनर्जी En पे डिपेंड करती है तो वो किस पे डिपेंड करेगी? z²/n² पे डिपेंड करेगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? Vi और बाय Vf, Vi किसको इंडिकेट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इनर ऑर्बिट को, और Vf किसको कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी हायर ऑर्बिट की। तो Vi के जगह हम क्या लिख सकते हैं? z²/ni का स्क्वायर डिवाइड बाय z²/nf का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इससे आगे बढ़िए, Vi/Vf इक्वल टू हम लिख सकते हैं nf का स्क्वायर/ni का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 6.25, यहां पे हम डेटा में 6.25 पुट करेंगे, nf/ni का होल स्क्वायर। स्क्वायर के कारण यहां अंडर रूट हो जाएगा, यहां से हमको वैल्यू आ जाएगी 2.5, और 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, 5/2 इक्वल टू nf/ni लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम डेटा सॉल्व करके देखें तो nf इक्वल टू 5/2 इंटू ni, ये रिलेशन आ रहा है। और एक बात मुझे बताइए, क्वांटम नंबर की बात हो रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? ऑर्बिट। तो अगर मान लीजिए इसका नंबर इंटीग्रल होगा 1 2 3 4, ऐसा ही हो सकता है। तो यहां जो मिनिमम वैल्यू ni की वैल्यू अगर आप 1 ले लीजिएगा तो nf की वैल्यू 5/2, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो हमें ni की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू nf की निकालनी है। तो अगर हम ni का वैल्यू 2 पुट कर दें, इफ ni अगर 2 रिफ्लेक्ट होगा तो nf की जो वैल्यू आएगी वो 5/2 इंटू 2 यानी 5 आएगी। तो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ nf जो होगा, आंसर कितना होगा बच्चों? 5 आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतर ढंग से आ रहा होगा आपको समझ में। तो चलिए इसको आप देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ऐसे भी आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा सॉल्यूशंस। ये पूरी की पूरी
जो सेशन में ले रहा हूं आपका, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ले रहा हूं कि हम कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं। हम बहुत बेसिक चीजों के जरिए अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन की मदद से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उठाते हैं हम लोग और देखते हैं। अच्छा, एक एडवांस का क्वेश्चन आया है, एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, द रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली बात यही पढ़नी चाहिए हमें कि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। आप जब गौर करोगे तो आप देखोगे कि आपसे यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में क्वेश्चन है। चारों उसी से रिलेटेड है और हमें इन चारों को सॉल्व करना होगा। अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में तो अगर आपको वैल्यूज याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं पहला 1 बाय 1 सॉल्व करके देखता हूं और उसको हम लोग फिर विजुअलाइज करेंगे कि क्या आंसर आया क्या नहीं आया। तो अपना अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है 9/5। तो चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो यहां पे अगर हमसे बात कर रहा था, हमसे बाल्मर सीरीज के लिए पूछ रहा था कि बाल्मर सीरीज में लैम्डा लॉन्गेस्ट बाय लैम्डा स्मॉलेस्ट की वैल्यू इन लोगों ने 9/5 दे रखी है। आप ऑब्जर्व करिए, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज 9/5। हमें यही इंफॉर्मेशन है। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हमको सॉल्व करके निकालना है तो आपको पता है फॉर्मूला आपको याद होगा। हम कैसे निकालते हैं, बाल्मर कितना से बिलोंग करता है, कहीं भी हो अगर पहला सीरीज लाइमन दूसरी बाल्मर, यानी इसके लिए Ni की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। 3 से 2 में जंप कर सकता है, 4 से 2 में जंप कर सकता है, इंफिनिटी से 2 में भी जंप करेगा तो हमें जो मिलेगा वो बाल्मर सीरीज मिलेगा। तो चलिए मैं लैम्डा लॉन्गेस्ट निकालता हूं बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर। फाइनल डेस्टिनेशन उसका कहां होगा 2, और माइनस लॉन्गेस्ट निकालते हैं तो जस्ट नियर अबाउट को लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो यहां से 1/λ लॉन्गेस्ट, मैं लॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूं, इक्वल टू आर, और यहां से कितना आएगा 1/4 माइनस 1/9। आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 36 नीचे में और 9 - 4 5, तो 1/λ लॉन्गेस्ट इक्वल टू आर इंटू 5/36। तो यहां से लैम्डा लॉन्गेस्ट की वैल्यू आ गई 36/5 आर आ गई। ये बात आप समझ गए। और अगर आपको इसी का स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकालना होता, लैम्डा स्मॉलेस्ट निकालना होता, तो हम कैसे निकालते, 1/λ स्मॉलेस्ट इक्वल टू आर। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो 2 ही होगा अगर बाल्मर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी रीच हो गया 0। तो 1/λ स्मॉलेस्ट इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, r/4। तो लैम्डा स्मॉलेस्ट की वैल्यू जो आ गई, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/r। ये याद रखिए, आ गई। और हमसे पूछा था लैम्डा लॉन्गेस्ट बाय लैम्डा स्मॉलेस्ट, तो हम ये काम करते हैं 36/5r और होल डिवाइडेड बाय 4/r कर सकते हैं। a/b डिवाइड बाय c/d, इट मींस AD मल्टीप्लाई BC 5r इंटू 4, ऐसा करेंगे बच्चों। और यहां से अगर हम डेटा सॉल्व कर दे, r से r कट गया, 4 से ये 9 टाइम्स में कट गई, यानी वैल्यू कितनी आ गई 9/5। कितनी आ गई, कितना गिवन था, 9/5 गिवन था सर, 9/5 गिवन था। देखिए 9/5 गिवन है, अगर ये गिवन है तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। आप बात को समझ रहे हैं, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे स्टेटमेंट को चेक करेंगे। हमारा क्वेश्चन है देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ बाल्मर एंड पास्चन सीरीज। कह रहा है कि जो वेवलेंथ का एक रेंज हमें मिलता है लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में, तो बाल्मर एंड पास्चन सीरीज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर ले आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ऐसा होता तो नहीं है, ऐसे आप लोग को पता ही होगा कि यहां पे, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं। अपने दिमाग से कोई स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, एक चेक कर लेते हैं, रुकिए।
हमें कह रहा है बाल्मर का रेंज चेक करने, रेंज ऑफ बाल्मर और रेंज ऑफ पास्चन। आइए ये दोनों को हमें चेक करना है। अभी आपने बाल्मर में देखा, अगर आपने अभी अच्छे से देखा होगा बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 4/r है और लॉन्गेस्ट 36/5r है। तो आप यहां से लिख सकते हैं बाल्मर का रेंज 4/r से लेकर 36/5r के बीच में इसका रेंज होता है। अगर हम पास्चन का रेंज निकालें तो एक तुरंत आप निकाल लीजिए 1/λ = r। पास्चन मतलब फाइनल डेस्टिनेशन 3, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। यानी सर आप स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल। तो यहां से आ गया बेटा r/9, 1/λ स्मॉलेस्ट। तो यहां से λ स्मॉलेस्ट आ गया 9/r। आया कि नहीं आया? अब एक बार आप गौर करिए, हमारा स्मॉलेस्ट भी इसके रेंज में नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? इसके रेंज में है ही नहीं। हमारा 9/r इसके रेंज में आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं बच्चों, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो था, दूसरा स्टेटमेंट जो हमें मिला, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1 + 1/m² lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series. They are also talking about Lyman series और कह रहे हैं कि लाइमन सीरीज का जो लैम्डा का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1 + 1/m² lambda naught, जहां lambda naught स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगा और m ऑर्बिट से अगर वो चीज वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये लैम्डा का एक्सप्रेशन आएगा। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहीं पे मैं यहीं पे कर देता हूं बच्चों। अगर आप लैम्डा स्मॉलेस्ट निकालो और लाइमन तो वो कितनी आएगी? अगर हम करें तो 1/λ = r और यहां से 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर और 1/λ = r बटा 1। तो यहां से बेटा लैम्डा हो गया 1/r। या आप r का वैल्यू कितना बोल सकते हैं? चलिए यहीं से काम हो गया आपका। r/1 = 1/λ। और बेटा इन लोगों ने कह रखा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को उन लोगों ने लैम्डा नॉट से डिनोट किया है। यानी आज के बाद हम डेटा यहां यूज करेंगे r = 1/λ नॉट करेंगे, पक्का। और अब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो 1/λ = r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, क्योंकि mth ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है। 1/λ = बेटा r की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 1/λ नॉट, 1/λ और यहां से वैल्यू हमारी आ गई 1/m²। आ गई बेटा। हमें लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। तो चलिए लैम्डा नॉट को यहां भेज दीजिए। ये पूरा डेटा यहां लाइए 1 - 1/m² और लैम्डा यहां भेज दीजिए। तो लैम्डा का एक्सप्रेशन ये आएगा, यही फाइनल एक्सप्रेशन लैम्डा का होगा। क्या ये एक्सप्रेशन हमारे इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है सर। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगला स्टेटमेंट देखिए, द वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका रेंज और इसका रेंज अभी आपको मैंने दिखाया था। इसका रेंज अभी मैंने आपको यहां पे बेटा देखिए, यहां पे आपको मैंने इसका रेंज दिखाया था। लैम्डा स्मॉलेस्ट 4/r, लैम्डा लार्जेस्ट कितना बेटा 36/5r और लाइमन सीरीज उसके रेंज में नहीं आएगी। तो दोनों बिल्कुल ओवरलैप नहीं करते हैं। इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। तो यहां से हमें पता चला कि हमारा स्टेटमेंट ए एंड डी ट्रू है, स्टेटमेंट बी एंड सी क्या है? फॉल्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने पहला क्वेश्चन उठाया, दूसरा उठाया, फिर 2021 का ये तीसरा क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन के जरिए हम आपको सारी तरह के कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चंस को आप जब देखते हैं तो आपका सोच, आपका अप्रोच ही फाइनल एग्जाम के दिन आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट में काम में आता है। अगर आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छा है, आपको बेसिक चीज बहुत क्लियर है, तो आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें PYQs के ही पार्ट और भी अच्छे क्वेश्चन हमने उठाए हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। अच्छा, हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट अंडरगोज अल्फा डिके। अब देखिए हम लोग कहां पहुंच गए। ये क्वेश्चन जो आया आपको, ये रेडियो एक्टिविटी में आया, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ऐसा कुछ मिल रहा है हमें। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का दूसरा पार्ट का ये क्वेश्चन है। ए हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन है बच्चों, हाफ लाइफ की वैल्यू 20 मिनट गिवन है। अगर मैं इसको आवर में चेंज करूं तो 1/3 आवर हो जाएगा। हाफ लाइफ आपको जब भी दिया होता है तो उसका मकसद क्या होता है, डिके कांस्टेंट निकालना, तो हम निकाल ही लेते हैं, आज हम निकाल ही लेते हैं। तो लैम्डा बराबर आपने पढ़ा होगा नेचुरल लॉग 2, याद है आपको, नेचुरल लॉग 2 और बाय हाफ लाइफ। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, आपको तो पता ही है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है, केमिकल काइनेटिक्स में। तो आप यहां से अगर इस चीज को सॉल्व करिएगा, डिके कांस्टेंट निकालिएगा, तो ln2 और हाफ लाइफ को आवर में लिखिएगा तो 1/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलिए, रुकिए अच्छे से लिख देता हूं मैं। लैम्डा इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/3 तो 3 ln2। अब एल लॉग की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं ln2 का क्यूब, यानी लैम्डा इक्वल टू आ गया ln8, नेचुरल लॉग 8। क्या ये दिक्कत है? एकदम बेसिक है, बोर्ड लेवल चल रही है बातें, हाँ अभी तक तो चल रही है। कह रहा है अंडरगोज अल्फा डिके विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% एंड बीटा डिके विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 40%। कह रहा है कि अगर कोई एक क्यू हैवी न्यूक्लियस है, ये डिके कर रहा है, तो 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो अल्फा डिके किया होगा और 40% प्रोबेबिलिटी है कि वो बीटा डिके किया होगा। इनिशियली द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज, मतलब इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 से हम डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू इन्होंने कह रखी है 1000 है। तो हमें बताओ कि अगर 60% प्रोबेबिलिटी में अल्फा डिके हुआ तो 1 घंटे के बाद टी कितना है बच्चों, टी कितना गिवन है 1 आवर, 1 आवर के बाद नंबर ऑफ अल्फा डिके कितना बचेगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। अगर आपको हल्का सा फॉर्मूला याद होगा तो n इक्वल टू n0 1 माइनस e का पावर माइनस लैम्डा टी। क्या ये मैं लिख सकता हूं? फॉर्मूला याद है आपको, ये मैं यूज कर सकता हूं, यानी n बराबर n0 की वैल्यू 1000 में लिखूं और 1 माइनस e का पावर माइनस, और लैम्डा का वैल्यू देखिए मैंने निकाल रखा है ln8 और t का वैल्यू 1 था तो इंटू 1 कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। टाइम कितना दिया हुआ था, 1 घंटे बाद पूछ रहा है हमसे, तो n की वैल्यू हम कितना लिखेंगे बच्चों 1000, 1 माइनस e का पावर, लॉग के पहले -1 तो 8 का पावर -1, 8 का पावर -1 इक्वल टू 1/8, यानी हम इसको लिख सकते हैं ln 1/8 लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। ये 8 है बच्चों। अब आपको पता है e ln है तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1000 और यहां से 1 और इसकी वैल्यू आ गई 1/8। मैथ्स लगाया हूं, एक्सपोनेंशियल आपको आता है सॉल्व करने। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से 1000 इंटू 7/8, n की वैल्यू इतनी आ गई। मतलब इतना बचा हो सकता है 1 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद। लेकिन हमें तो सिर्फ अल्फा डिके निकालना है ना, अल्फा कितना बचा होगा, तो अल्फा कितना होगा 60% ऑफ जो बचा हुआ पार्टिकल है, यानी 60% ऑफ n, यही ना होगा अल्फा का संख्या। तो अल्फा बराबर 60 परसेंटेज के लिए 1/100, n की वैल्यू कितनी बच्चों 1000 इंटू 7/8, 7/8 सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म, 7 6 42 100/8, 8 5 5 2 5। अल्फा डिके की संख्या कितनी आई 525। ऑप्शन में है क्या? हाँ बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अल्फा डिके? कितने बचेंगे 1 घंटे के बाद? 525 बचेंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। यही
हमारा अप्रोच होना चाहिए। देखिए आप एक बात गौर किए होंगे, सबसे पहले जो मैं कर रहा हूं अपने अप्रोच में, हमें जो क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन होते हैं तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि वो इंफॉर्मेशन गिवन क्यों होता है। हमें हाफ लाइफ देने का मतलब ही है कि वो हमसे लैम्डा निकलवाना चाहता है। हमें अगर ये दिया ही है इसका मतलब हमसे ये निकलवाना चाहता है। एन नोट देने का मतलब ये कि वो चाहता है कि 1 घंटे बाद कितना एन हो, ये आप निकालो, आप सोचो। हमेशा एडवांस के पेपर में आपको कोई ना कोई हिंट दिया जाता है कि आप अप्रोच कहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो एनालिटिक्स समझ लिया तो आपका पेपर बहुत बेहतर होने वाला है, और आशावादी बनिए, पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। आइए एक क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द आइसोटोप ऑफ बोरोन 512 हैविंग ए मास ऑफ इतना अंडरगोज बीटा डिके टू कार्बन। ठीक है, मतलब हमारा एक बोरोन का आइसोटॉप है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारा बोरोन का आइसोटॉप है, बोरोन 5 और 12 है। और बच्चों ये जब बीटा डिके किया है तो ये कार्बन में चेंज हो गया है 612 में। आप ये बात अभी बताइए मुझे, क्या ये बीटा माइनस होगा कि बीटा प्लस होगा? ऑफ कोर्स क्या होगा बच्चों? बीटा माइनस होगा सर। देखिए 5 से 6 हो गया है तो ये बीटा माइनस डिके होगा और साथ में निकलेगा। कोई दिक्कत है? ऐसे ही लिखेंगे। पहला इंफॉर्मेशन, इतना दूर के इंफॉर्मेशन को मैंने पढ़ के ये बातें अपनी लिख ली हैं बच्चों। अब आगे बोल रहा है कार्बन 12 हैज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, और कार्बन का जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी है 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट above its ground state if the maximum kinetic energy of beta particle in units of mega electron volt। हमें क्या निकालना है? हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो लिख लेते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल हमें कैलकुलेट करना है। हमें यही क्वेश्चन में निकालना है। सबसे पहले सर क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू वैल्यू कैसे निकलेगा? मास डिफेक्ट और सब कुछ सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, दे भी रखा है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। मास डिफेक्ट निकालिए बच्चों। मास डिफेक्ट बोरोन का कार्बन से माइनस करेंगे, बोरोन का मास ऑफ बोरोन माइनस मास ऑफ कार्बन इंटू 931.5। इसका मास कितना है बच्चों? देखो यहां गिवन है, गौर करो, 12.014 माइनस कार्बन का तो 12 भी लेंगे, 12.000 इंटू 931.5, यहां से आ गया 0.014 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रहा? अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी बच्चों, सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, मन में करिए, वैल्यू जो निकल के आ रही है अपने पास वो आ रही है, क्यू की वैल्यू जो आ रही है अपनी वो आ रही है 13.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इतनी वैल्यू निकल के आ रही है अपनी, क्यू वैल्यू जो आ रही है वो 13.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रही है। ऑफ कोर्स अब चलिए, अब हमें निकालना क्या? हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या निकालना है बेटा? बीटा पार्टिकल्स निकालना है। समझ में आ रहा? अब एक बात समझिए, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है बीटा पार्टिकल का तो हमें क्या करना होगा? हमें क्यू वैल्यू में से क्या घटाना होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी घटानी होगी कि नहीं, जो एबव ग्राउंड स्टेट है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और बीटा पार्टिकल, तो हमारी क्यू की वैल्यू कितनी थी? हमारी क्यू की वैल्यू थी 13.041 माइनस, और हमारा ये जो एबव ग्राउंड स्टेट एनर्जी है 4.041,
यहां से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यानी हमारा जो बीटा पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आया? आपने बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट वाला मॉड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपने वहां पे क्यू वैल्यू निकालने सीखा होगा कि अगर हम मास डिफेक्ट को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है ना। और अगर हमें जूल में चाहिए तो डेल्टा एम को सी स्क्वायर 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करना होगा और तब हमें जाके एनर्जी जूल में आएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा है, आइए एक एडवांस 2015 का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे बहुत फंसे थे इसमें। बिल्कुल एनालिटिक्स है, हल्का सा माइंड का खेल है। आपने अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि n/n0 = 1/2 का पावर स्मॉल n होता है। और ये स्मॉल n की वैल्यू जो होती है वो होता है गिवन टाइम, जो समय होती है, और बाय हाफ लाइफ। ये n बताता है कि हाफ लाइफ का कितना टाइम था। आपको ये रिलेशन याद है, आपने ये केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो आइए अब हम देख रहे हैं, कह रहा है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर टू ए विलेज यूजेज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ T। हमारा जो विलेज है वो कोई मटेरियल को यूज कर रहा है, बहुत एडवांस विलेज है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का सेटअप है, तारापुर महाराष्ट्र में है, विलेज में ये वो प्लांट है। तो वैसा ही है कुछ। और द अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगिनिंग सच द टोटल पावर रिक्वायर्ड ऑफ द विलेज इज इतना ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल। कहने का मतलब है कि 100% बिजली अगर बन रही है तो 12.5% बिजली गांव वाले यूज कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो मैं एक सिंपल सा बात बोल रहा हूं, P को मान लो पावर डेवलप्ड बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट, और बेटा पीडेस मान लो पावर कंज्यूम्ड बाय कौन करेगा? विलेजर्स, ऑफ कोर्स गांव वाले, अपने गांव वाले भैया, गांव वाले इतने पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, गांव वाले कर रहे हैं। तो आप जो अभी गौर करोगे रिलेशन में कि पीडेस इक्वल टू कह रहा है 12.5% ऑफ पी, एकदम बच्चा के लेवल में। तो यहां से अगर हम लिखेंगे, चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रंगीन बनाते हैं, तो पीडेस इक्वल टू 12.5 और परसेंटेज के लिए 100 इंटू पी। अगर तुम यहां से बेटा सॉल्व करो तो ये तुम्हारा आ रहा है डेटा पीडेस बाय पी, यहां नीचे ले आओ, पीडेस बाय पी इक्वल टू 12.5 यानी 1/8, यानी पीडेस बाय पी इक्वल टू 1/2 का पावर कितना हो गया बेटा? 3। गौर करो, रिलेट करो, n/n0 पीडेस बाय पी 1/2 का पावर n। इसका मतलब अगर हाफ लाइफ T है तो 3 टाइम पीरियड तक उन लोगों को कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या रहा है? कह रहा है कि if the plant is able to meet the total power needs of the village for a maximum period of n years, n into time period, तो कब तक वो संभाल लेगा? ये 3 जो है, ये 3 क्या है? 3 टाइम्स T है ना? तभी ना वो 3 टाइम पीरियड तक संभाल लेगा। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। क्या बात, समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल डेटाबेस क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, इसीलिए हम लोगों ने उठाया इसे। आइए अगला एक क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा लग रहा है। सपोज ए रेडियम न्यूक्लियस एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट अंडरगो अल्फा डिके टू ए आरएन न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स इज फाउंड टू बी इतना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, पढ़ लीजिए, आगे बढ़िया से पढ़िए। ये एडवांस 2019 का क्वेश्चन है
और बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अभी मैं काम करूंगा इसमें, आप ध्यान से देखिए। हम जो कह रहे हैं, सपोज ए रेडियम का न्यूक्लियस है, एट रेस्ट है, देखिएगा आरए है 88 टू 26, ये चेंज हो गया है, किसमें हो गया बेटा, अल्फा डिके गया है और आरएन में चेंज हो गया है, आरएन हो गया है 88 में से 2 घटा 86, 226 ये भी है, ओके। अल्फा डिके गया है। अब चलिए यहां पे अल्फा पार्टिकल्स हम इमर्जेज करते हैं, और कह रहा है हमें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड अल्फा पार्टिकल इज फाउंड टू बी, काइनेटिक ये गिवन था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या गिवन है सर, बोल रहा है कि वो जो आरएन का न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल्स है, ग्राउंड स्टेट में गया है गामा डिके करके। आप सभी को पता है अल्फा बीटा गामा डिके में एटॉमिक और मास नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी की वैल्यू थोड़ी घट जाती है। तो हमसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ द गामा फोटोन्स। और एक बात ध्यान देने लायक बात है कि ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्यू वैल्यू निकालेंगे। और क्यों निकालेंगे सर, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन सबका मास दिया हुआ है, तो हमको बताया जा रहा है कि आप निकालिए। बात समझ में आ रहा? तो आइए क्यू वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। क्यू वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहां पे देखिए 226 से यहां 4 घटेगा ना बेटा, ये 222 होगा। यहां मिस्टेक है, ये 222 करिए, ठीक है, और यहां पे भी 222 करिए, बहुत अच्छी, ठीक है, गौर हो गया। अब क्यू वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से इसका घटाएंगे। तो चलिए कर देते हैं जल्दी से। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ आरए माइनस मास ऑफ आरएन प्लस मास ऑफ अल्फा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट है आपको? करिए थोड़ा सा। इसका मास देखिए कितना दिया हुआ है, 226.005 माइनस इसका 222, गौर करिए 222, और इसका मास 4, तो 222 और 4 226, ये मैं 226 लिख दे रहा हूं, और 000 आफ्टर डेसिमल, और मल्टीप्लाई में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से जो वैल्यू हमको निकल के आ रही है, 226 में से 226.005 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गौर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं वैल्यू हमें कितनी आती है। चलिए, तो अभी आपने देखा हमारी क्यू की वैल्यू जो आ गई, क्यू वैल्यू कितनी आ गई, गौर करिए, फिर से बैक आइए, 0.005 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप जब यहां से सॉल्व करिएगा तो आप क्या लिखिएगा, 0.005 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, फिर से वही है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 को 5 से किए तो 25 बार में, वहां से 5, इतना से, हाँ 46। तो ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 4.655 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मेरी वैदिक गणित थोड़ी अच्छी है। और तो 4.655 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। अब एक बात गौर करिए, एकदम सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट लगा रहा हूं बच्चों, बेसिक कंसेप्ट लगा रहा हूं। देखो क्या हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ आरएन, आरएन इक्वल टू
मास ऑफ Rn और डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। लिख सकते हैं? बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी Rn का निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn एटम कितना होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मास ऑफ Rn पार्टिकल। गौर करिए, कुछ कुछ वैल्यू गिवन थी, मुझे बताइए। यहां से क्वेश्चन पढ़िए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल इज फाउंड टू बी 4.44। तो कर देते हैं। इसकी वैल्यू जो हमें है 4.44, इसकी वैल्यू जो है अल्फा की 4 है और इसकी वैल्यू जो है वो 222 है। फिर से इसको कट करिए, 4 से वो कटेगा और यहां से आएगी वैल्यू वो कितने बार में गया? 4 टाइम्स में। तो वैल्यू कितनी आई बच्चों? वैल्यू घूम फिर के आ रही है 0.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इतनी आ रही है हमारी। आ गई काइनेटिक एनर्जी Rn की, आ गई। अब आ जाओ बच्चों, हमको निकालना है क्वेश्चन। देखो, अपने को पूछ रहा था द एनर्जी ऑफ द इमिटेड गामा फोटॉन्स, पूछ रहा है गामा फोटॉन्स। हमने काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल ली? अल्फा की। हमने काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल ली? Rn की। हमने क्यू वैल्यू भी निकाल ली। अगर क्यू वैल्यू में से उन दोनों का वैल्यू घटा दें तो हमें फोटोन की एनर्जी आएगी कि नहीं? गामा की बिल्कुल आएगी। और हम यही यूज करेंगे भी, हम यही यूज करेंगे भी कि एनर्जी ऑफ गामा फोटोन्स, एनर्जी ऑफ गामा फोटोन्स कितना हम लिख सकते हैं? क्यू वैल्यू जो हम निकाल चुके थे माइनस काइनेटिक एनर्जी Rn की और काइनेटिक एनर्जी अल्फा की। सर तो क्यू वैल्यू हमने कितना निकाला था? सर क्यू वैल्यू जो हमने निकाला था यहां से, अच्छा यही लिखे हैं, क्यू वैल्यू जो हमने निकाला था सर 4.655 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn कितना निकाला है सर? 0.08 और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा गिवन था सर 4.44। इसको सॉल्व करते हैं। 4.655 माइनस, ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया? 4.52। चलिए बताइए मेरे को, 0 पॉइंट यहां से हो गया, अगर हम घटा दें तो 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब एक बात आप गौर करिए बच्चों, हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, हम लिख के आ जाते, लेकिन हमसे डेटा किस में पूछा है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अगर आप करिएगा तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया है? क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे क्वेश्चन उठाया हो ना? हाँ पता है मुझे। चलो तो अब एक काम किए, हम लोग का कुछ बेसिक अप्रोच क्लियर हुआ, अच्छे क्वेश्चंस थे। अब थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं और उनको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो गौर करके देखो, आगे क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी दिया है Fr, वेयर F is a positive constant and R is its distance from the origin। F एक कांस्टेंट है, F क्या है? कांस्टेंट है, और R उसका डिस्टेंस है। इट्स एनर्जी आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि mvr इक्वल टू NH/2 हर जगह वैलिड होगा। होगा कि नहीं होगा? इस लाइन का यही मतलब है। बोर मॉडल बोला तो यही होगा। इफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय r, स्पीड को v से इंडिकेट किया है, एनर्जी को E से किया है, तो हमको nth ऑर्बिट के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन निकालने हैं।
और अलग अलग डेटा, हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना होगा। देखो हमको ऑप्शन देके जो पूछा है वही निकालेंगे। हमारा रेडियस का वेरिएशन और वेलोसिटी का वेरिएशन पे 2 ऑप्शन है, दोनों n के टर्म में है, यानी हमें रेडियस और वेलोसिटी दोनों का एक्सप्रेशन निकालना होगा। बात समझ में आया? f कांस्टेंट है, f के टर्म में निकालेंगे। और तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो एनर्जी के टर्म में है। किसके टर्म में है? एनर्जी के टर्म में। मतलब हमें 3 डेरिवेशन यहां करना होगा, r का, v का और e का करना होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? हमें 3 तरह की डेरिवेशन करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आप सबको पता है, मैं ये ले उठा रहा हूं, आप सबको पता है किसने बोर कह दिया है, तो mvr इक्वल टू nh/2 ये वैलिड होगा। ये पहला इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन जो हम यहां से उठाते हैं, चलिए यहां से उठाते हैं, ताकि तो लंबा जाएगा। ऑफ कोर्स डेरिवेशन पार्ट है, आप मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सर कहां कहां से डेटा उठा रहे हैं। उसने कहा आप सबको पता है कि फोर्स बराबर हम निकालते हैं -dv/dr, निकालते हैं कि नहीं? और बेटा फोर्स बराबर, वहां भी जो है पोटेंशियल एनर्जी है, -d/dr। और देखिए यहां पे आप गौर करिए, इसने Vr की वैल्यू Fr दे रखी है, Fr। यहां F जो है बेटा वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, फोर्स नहीं है, गलती नहीं करिएगा। तो फोर्स की वैल्यू जो आ रही है वो -F के बराबर आ रही है। अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात करूं, मैग्नीट्यूड का बात करूं तो F के बराबर आ रही है, और आपको पता है यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी उस मास का सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, अगर यही रिस्पॉन्सिबल है, तो हम यहां पे और एक काम कर सकते हैं, हम F बराबर लिख सकते हैं mv²/r। इन्हें लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो अब यहां पे हम क्या करें, अगर हमें एक्सप्रेशन चाहिए तो यहीं से काम करते हैं। चलिए देखिए यहां पे अगर हम यहां से पुट करते हैं तो r की जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी nh/2πm/v मिलेगी बच्चों। अब हम यहां से r की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, तो f बराबर जो वैल्यू आई mv²/r की वैल्यू पुट करेंगे तो n² नहीं, n ही रहेगा, सॉरी, n ही रहेगा। r की वैल्यू nh होगा। चलिए फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। F इक्वल टू mv²/r, r की वैल्यू पुट कर रहा है, तो यहां से कितनी होगी? n होगी, यहां h होगी, ऊपर में चला जाएगा 2πm/v। तो F यहां से आ गया, यहां से h हो गया, यहां से n हो गया, यहां से m हो गया, इंटू 2π हो गया, इंटू वेलोसिटी का पावर कितना हो गया? 3 हो गया बच्चों। अब बाकी सब हम लिख देंगे F इंटू h/m/2π, और यहां पे n, यहां पे वेलोसिटी अगर यहां 3 है तो इन पूरा का पावर क्या जाना है? 1/3, यानी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू n का पावर 1/3। ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन है? वेलोसिटी इज अच्छा, ये तो नहीं हो सकता बच्चों, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा वेलोसिटी कितना आ रहा है? n का पावर कितना आ रहा है? 1/3। अब रेडियस निकालना होगा, चलो रेडियस भी निकाल ले, यहीं पे यहीं से कर सकते हो, उसके लिए कोई 30 मार खान नहीं करने की जरूरत है, आप यहीं से निकाल सकते हो। अब थोड़ा गौर करो इस चीज को, अगर हम इसी एक्सप्रेशन में एक काम करते हैं, यहां r के जगह v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v के टर्म में अगर हम इसको सॉल्व करें, v इक्वल टू nh/2πm/r लिख सकते हैं बच्चों। और अब चलिए वहां पे हम काम करते हैं, तो यहां से सॉल्व करते हैं इस चीज को। मैं फिर दोबारा यहां ले आया हूं, सेम एक्सप्रेशन ला रहा हूं बच्चों। तो F इक्वल टू m
और v की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, v स्क्वायर है तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और क्या होगा बच्चों, m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। एम भी स्क्वायर बाय आर था ना, m पुट किए, v स्क्वायर का वैल्यू पुट किए तो r यहां डालेंगे ना बच्चा। आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा, क्यूब होगा। तो यहां से देखो अगर मैं ये करूं तो r का क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है, m आ रहा है, n स्क्वायर बाहर कर लो, h स्क्वायर कर लो, यहां पे कर लो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। तुम काट भी सकते हो, क्या क्या कटेगा, यहां से m और ये कट सकता है, तो r जो यहां से आया, अरे बाबा ये कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, n के साथ कैसा वेरिएशन है, n के साथ जो वेरिएशन है वो है 2/3। हमारा 2 वेरिएशन आ गया, बोलो हमारा 2 वेरिएशन आ गया, वेलोसिटी भी आ गया और रेडियस भी आ गया। हम वेलोसिटी का भी वैल्यू निकाल के रखे हैं और r का भी वैल्यू निकाल के रखे हैं। बोलो, तो अगर ये देख करें हम तो हमें क्या मिल गया, हमें ये कंफर्म हो गया सर, यहां पे देखिए बच्चों, हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों, रेडियस n का पावर 2/3 एंड वेलोसिटी n का पावर 1/3। अब एनर्जी चेक करना है, ये तो और आसान है। एनर्जी बेटा, ये जो E होती है ना मुन्ना, ये टोटल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी बराबर तुम क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी तुम बराबर लिखोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल लिखोगे ना। अब पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू दे रखा है F इंटू आर दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब तुम यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ V, पुट द वैल्यू ऑफ V, इससे पहले निकाला हूं ना, और यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ R, पुट द वैल्यू ऑफ R, यहां पे R का वैल्यू पुट करो बच्चों। देखो यहां निकाल रखा मैंने, यहां पे मैंने V की वैल्यू निकाल रखी है, यहां पे मैंने R की वैल्यू निकाल रखी है, वहां पुट कर दो। वहां तुम पुट करोगे तो तुम पाओगे कि टोटल एनर्जी जो आ रही है वो 3/2 n स्क्वायर h स्क्वायर f स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m का पावर 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी भी सही आएगा। ये एक तरह का रिजल्ट ही है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपको किताबों में मिला होगा। ये सी भी सही होगा, यानी इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो एक उठा लेते हैं और क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा फिर से सर रेडियो एक्टिव डीके पे क्वेश्चन आ गया आपका। हाँ रेडियो एक्टिव डीके पे क्वेश्चन आया है, कब का है, एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इन्हें रेडियो एक्टिव चेन थोरियम की बात कर रहा है। थोरियम कह रहा है 90 था और 232 था, 90 और 232 के साथ वो कहां चला गया, डीके इनटू पीबी में बदल गया, पीबी में बदल गया। एटॉमिक नंबर 82, मास नंबर 212। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा, नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल हमसे पूछ रहा है, हमें करना होगा। तो चलो करते हैं। इन्हें रेडियो एक्टिव डिके चेन थोरियम न्यूक्लियस डिके टू इतना न्यूक्लियस लेट n इक्वल टू n अल्फा, n विद द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस है। चलो बेटा अगर आपको कंसेप्ट है तो आपको पता है अल्फा के कारण मास नंबर 4 से घटेगा, एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा। अगर बीटा माइनस है तो इसके कारण मास नंबर नहीं घटेगा और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। यानी मास नंबर में चेंज कराने का रेस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, अल्फा होगा। तो मास नंबर का चेंज निकालो। एक अल्फा इमिशन में मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है, ए की वैल्यू 4 से डिक्रीज करती है, 232 से 212 पहुंच गया, 20 डिक्रीज कर गया बेटा।
1 डिक्रीज से 4 होता है, तो 20 डिक्रीज करने में कितना निकला होगा? तो नंबर ऑफ अल्फा कैसे निकलेगा? 20 और बाय 4 कितना आएगा? 5 हो गया। नंबर ऑफ अल्फा कितना हो गया? 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। लेकिन रुको, बीटा के बारे में भी पूछा है हमको। थोरियम से पीबी मिला है। अगर 5 बार तुम अल्फा डीके करा दोगे थोरियम में 90 है और यहां 232 है, तुम 5 बार अल्फा करा दिए तो मैं मानता हूं कि तुम पहुंच गए 232 में से 20 घट गया, 212 आ गया, लेकिन 90 में से 10 घट के 80 आ गया और तुमको पहुंचना कितना है? 82 पे। यानी अब तुम बीटा कराए होगे। और बीटा कितनी बार? एक बार में 1 बढ़ता है, तो 2 बार तुम बीटा माइनस कराओगे, तब तुमको पीबी मिलेगा 82 212, यानी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स 2 होंगे। बात समझ में आई आपको? यानी अल्फा पार्टिकल की संख्या 5, बीटा पार्टिकल की संख्या, तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, ये कुछ टाइप्स के न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस थे जो हमने आज डील किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप अच्छे से 1-2 बार कर लेते हैं, आप मेरे साथ भी बहुत बच्चे लगाएंगे इस क्वेश्चंस को, और सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपसे लग रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा है। और यहां से जो हल्का फुल्का अगर आपका छुटा हुआ पोर्शन है, आप कवर कर लीजिए। हमने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट पीवाई के साथ। तब तक अपनी तैयारी धमाकेदार रखिए और धमाकेदार रिजल्ट के साथ आईआईटी पहुंचिए। तो यहां पे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो, और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।